वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चेल्शा एंड काफ़ी टाइम से हम यहाँ पे कोई क्लास नहीं ले रहे हैं। तो लास्ट जो हमारा बैच था वो आपका एनवीएस के रिगार्डिंग था, जिसमें आपकी एनवीएस नॉन टीचिंग के लिए जो कंप्यूटर की क्लासेस हमने की थी, कंप्यूटर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने वहाँ पे कवर किए थे। तो एनवीएस के रिगार्डिंग वो आपका बैच था। इसके अलावा अगर आप एचटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एचटेट का भी एक कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप वहां से अपने एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, आज हम बात करेंगे किसकी, जावा की। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, जावा लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड इसके लिए अलग अलग क्लासेस ना लेके मैंने इस पूरे बेसिकली ये क्लास जो आपकी रहेगी बेसिक जावा की रहेगी, बेसिक कोर जावा के रिगार्डिंग रहेगी। तो जो जावा का बेसिक होता है ना वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड इस एक क्लास के अंदर हम कंप्लीट जितने भी जावा बेसिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम सारी यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कि अभी एक जो आपका एचपीएससी के रिगार्डिंग भी आपने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म निकला हुआ है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि उन्होंने लिखा हुआ है कि डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक लिखा हुआ है एंड यूजिंग वहां पे सी प्लस प्लस जावा, तो उन्होंने स्लैश में वहां पे जावा मेंशन किया है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा का सिर्फ एक यहाँ पे बेसिक देखेंगे, क्योंकि उस एग्जाम में यहाँ पे कोई ऐसा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं लिखा कि जावा के रिगार्डिंग क्या। तो यहाँ पे हम जावा का इसीलिए क्या देख रहे हैं, जावा का बेसिक यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें अगर जावा से रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहां पे वो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन भी एग्जाम में जावा क्लियरली मेंशन किया गया है तो उनके लिए ये क्लास क्या रहेगी, हेल्पफुल रहेगी। आप यहाँ से जावा का कंप्लीट बेसिक देख सकते हैं। तो देखो, बेसिक जावा की बात हो रही है, एडवांस जावा के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ कोर जावा की यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे जावा, सबसे पहले देखो जावा क्या है, व्हाट इज जावा। किसने डेवलप की थी, जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप की थी। ठीक है, कहाँ पे डेवलप की थी, सन माइक्रो सिस्टम। जनरली हम बोलते हैं कि जावा भाई कहाँ किसने डेवलप की थी, सन माइक्रो सिस्टम का उसमें नाम आता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की जब बात होती है तो 3-4 ये पर्सन थे, उनकी एक टीम थी। उनमें जो सबसे पहला नाम है वो है आपका जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था, कहाँ पर किया था, सन माइक्रो सिस्टम का इनकॉर्पोरेशन में डेवलप किया था। कब किया था, 1995 में डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने। बाद में किसने ले लिया, ये ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने ले लिया। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि भी बाद में किसने एक्वायर कर लिया, तो बाद में ऑरेकल ने एक्वायर कर लिया। स्टार्टिंग में लेकिन जब पूछा जाता है कि जावा भाई किसका है तो सन माइक्रो सिस्टम का ही नाम इसके अंदर आता है। उसके बाद यहाँ देखो कि जो जावा लैंग्वेज है उसे स्टार्टिंग में क्या कहा जाता था, उसे स्टार्टिंग में ओक कहा जाता था। जावा लैंग्वेज का जब जावा लैंग्वेज बनाई गई थी तो उसे स्टार्टिंग में कहा जाता था ओक लैंग्वेज। क्या कहा जाता था, ओक लैंग्वेज। बाद में उसको रीनेम कर दिया गया, क्या रख दिया गया, उसका नाम जावा रख दिया गया इन 1995। इनिशियली की बात हो रही है, इनिशियली का मतलब जब उसकी डेवलपिंग स्टार्ट हुई थी, जब उसको वो बना रहे थे तो उस टाइम पे उसका नाम उन्होंने ओक रखा था। बाद में उसे जावा कर दिया गया और जब जावा के नाम से ही उसका पहला वर्जन आया, जावा के नाम से फर्स्ट वर्जन उसका डेवलप किया गया जो पब्लिकली जो रिलीज हुआ कब, 1996 में। एंड ये जावा नेम किससे इंस्पायर होके रखा गया, अगर पूछ ले तो, वैसे तो नहीं पूछा जाता, तो ये जावा कॉफी से इंस्पायर होके रखा गया। आपने देखा होगा कि जो जावा के अगर आपने वहां पे अगर इसका इमेज देखी है तो आपने कैसी देखी होगी, कॉफी, वहां पे कॉफी टाइप में ही आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत उसी से मेल जोल रखता है। तो यहाँ पे देखो जावा के बारे में हमने क्या देखा, ये इसकी आप हिस्ट्री भी कह सकते हो कि भाई जावा को डेवलप किया गया था, जेम्स गॉसलिंग ने डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम इनकॉर्पोरेशन में डेवलप किया था 1995 में। उसके बाद किसने एक्वायर कर लिया, ऑरेकल कॉर्पोरेशन ने एक्वायर कर लिया। जावा लैंग्वेज को स्टार्टिंग में इनिशियली ओक कहा जाता था, बाद में इसको जावा नाम दिया गया, जावा कॉफी से इंस्पायर होकर। उसके बाद इसका जो पहला वर्जन था जावा 1.0 वो 1996 में पब्लिकली रिलीज हुआ।
जावा कैसी लैंग्वेज है भाई? जावा आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। एंड लैंग्वेजेस के टाइप्स, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनके बारे में मैंने काफी बार बातें की है कि भाई लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ट्रांसलेटर्स के बारे में भी हमने बात की है। अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार वो क्लास देख सकते हैं, क्लास मिल जाएगी। तो जावा क्या है? आपकी एक काफी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस के बाद आपकी जावा आई है यहाँ पे, ठीक है, जब उसकी हम बात करते हैं। एंड ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा के बारे में जब बात होती है तो जैसे सी प्लस प्लस भी आपकी क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से जावा भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या हुआ, जावा की हिस्ट्री हमने यहाँ पे देखी। अब फीचर्स की बात करेंगे तो जावा में काफी फीचर्स है। जैसे जैसे इसके न्यू वर्जन्स आते जाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो जाता है। अभी फिलहाल जावा के क्या क्या फीचर्स है वो देखते हैं। सबसे पहला फीचर है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई जावा सीखने के लिए सबसे इजी लैंग्वेज है। सी और सी प्लस प्लस से काफी फैमिलियर रखती है। इसके जब आप वेरिएबल्स के बारे में देखोगे, ऑपरेटर्स के बारे में देखोगे, तो आप जब समझोगे तो हमें पता चलेगा कि अगर आपने सी प्लस प्लस भी की है तो काफी इससे मिलती जुलती लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेजेस अगर हमें आती है तो हम इजीली यहाँ पे स्विच हो सकते हैं। इजी है, इसके सिंटैक्स सिंपल है, इजी टू लर्न है। उसके अलावा इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा बातें हैं इन सी प्लस प्लस के अलावा? तो यहाँ पे देखो कि जो सी लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है पॉइंटर का। ठीक है, सी के अंदर भी आता है पॉइंटर, एंड सी प्लस प्लस में एक आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो ये जो पॉइंटर और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो काफी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे टॉपिक होता है जब हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस को, तो ये जो दोनों टॉपिक है इनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। पॉइंटर और मल्टीपल इनहेरिटेंस ये जावा में नहीं होता। तो पॉइंटर नहीं होता जावा में, पॉइंटर काफी डिफिकल्ट होता है लर्न करने में हमें लगता है, तो पॉइंटर जावा में नहीं है। इसीलिए क्या है, ये एक सिंपल लैंग्वेज है। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी जावा में नहीं है। तो ये दोनों फीचर भी इसको क्या बनाते हैं, काफी सिंपल बनाते हैं। उसके अलावा इजी टू राइट है, डीबग करने में एंड मेंटेन करने में। कोड को हम इजीली क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसे डीबग कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। उसके अलावा इसे सिंपल बनाने के लिए एक और इसमें एक्स्ट्रा चीज है, वो क्या है भाई, there is no need to remove unreferenced objects because there is an automatic garbage collection in Java। इसके अंदर क्या है, आपको जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जिन ऑब्जेक्ट्स का हम यूज नहीं कर रहे उनको हमें क्या नहीं करना पड़ता, मैनुअली उनको आपको क्या नहीं करना पड़ रहा है, अनरेफरेंस नहीं करना पड़ रहा है। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन जावा के अंदर एक फीचर है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। एंड इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल यूज नहीं हो रहा, जिसका यूज नहीं है, जिसका काम हो चुका है, ये उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, अनरेफरेंस कर देगा। तो ये सारे फीचर्स इसको क्या बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। अब अगर हमसे पूछ ले कि भाई एग्जाम में कि जावा इनमें से कौन सा फीचर सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, और आपको ऑप्शन में मिल जाए सिंगल इनहेरिटेंस और उसमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी ऑप्शन हो, तो हम क्या करके आएंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं होता, पॉइंटर जावा में नहीं होता। जावा में क्या होता है, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही जो ऑब्जेक्ट्स अभी यूज नहीं हो रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट्स का काम हो चुका है, उनको वो क्या कर देता है, अनरेफरेंस कर देता है। सेकंड यहाँ पे देखो कि जावा कैसी लैंग्वेज है, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे जो अल्फाबेट्स है, अगर आपने उनको कैपिटल में लिखा और सेम अल्फाबेट को अगर हमने लोअर केस में लिखा तो दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माई क्लास एंड माई क्लास, ये दोनों क्या है, डिफरेंट मीनिंग है यहाँ पे। तो जावा कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट है, जावा इज स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्गली टाइप्ड भी आपको मिल सकता है, स्टैटिकली की जगह पे क्या मिल सकता है आपको, स्ट्रॉन्गली टाइप्ड।
स्ट्रांगली टाइप्ड और स्टैटिकली टाइप्ड, इसका मतलब क्या होता है कि जावा के अंदर अगर हमें कोई भी वेरिएबल यूज करना है तो आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। एंड जावा में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी एक टाइप देनी होगी, उसको एक नेम देना होगा। सेम जैसे सी और सी प्लस प्लस में हम करते हैं, वेरिएबल को क्या करते हैं, पहले डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स एंड फ्री, ये हमें पता भी है ओपन सोर्स एंड फ्री की जो जावा है वो क्या है, आप उसको फ्रीली क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे जो पीएचपी है ना, एक पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, वो भी क्या है आपकी ओपन सोर्स है, ठीक है। एंड ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उस लैंग्वेज का या जिसके लिए भी आप ओपन सोर्स वर्ड यूज कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है उसको आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो वही क्या कहलाता है, ओपन सोर्स कहलाता है। ओपन सोर्स मींस कि कोई भी प्रोग्राम जिसके सोर्स कोड को आप क्या कर पा रहे हो, डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देनी, तो वो चीज क्या कहलाती है, ओपन सोर्स कहलाती है। फिफ्थ यहां पे है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा कैसी लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और यहाँ पे हम कहते हैं कि जावा के अंदर जो भी है, जो भी आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग इन जावा इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है, एंड ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में मैंने आपको C++ के अंदर करवाया था। एक जो क्लास मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखी है, आई थिंक 2 आवर कुछ की है, वो C++ की क्लास है, जिसके अंदर C++ के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। तो वहां पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में भी मैंने बताया था। तो वहां पे आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, डेटा हाइडिंग, ये पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे फीचर्स वहां पे हमने डिस्कस किए थे। तो अगर आपको डाउट है तो आप ये वाली क्लास चेक कर सकते हो। एंड इस क्लास में अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और C++ आने वाला है, तो ये क्लास काफी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है कि इसके अंदर आप कुछ भी यूज कर रहे हो, जैसे कि मान लो आपने एक क्लास बनाई, एक तो सारी चीजों के लिए आपको, हर चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास बनाना पड़ेगा। क्लास बनाओगे तो उसका क्या क्रिएट करोगे, फिर एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे सब कुछ क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, काफी इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का कि ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप इसके कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि जैसे अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, तो मान लो आप विंडोज में अपने प्रोग्राम को रन कर रहे हो, विंडो में आपने सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या लिखोगे, अपना प्रोग्राम लिखोगे, उसे कंपाइल करोगे, उसे रन करोगे। अगर आपने अपना यहाँ पे ओएस चेंज कर लिया, आप यूनिक्स पर शिफ्ट हो गए, एंड यूनिक्स में सी लैंग्वेज को अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे फिर से आपको अपना प्रोग्राम लिखना है, कंपाइल करना है, रन करना है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। और अब दूसरी तरफ देखो, जावा की जब हम बात कर रहे हैं, तो जावा के अंदर हमें क्या करना है, आपको सिर्फ एक बार क्या लिखना है, अपना प्रोग्राम लिखना है। आप एक बार अपना प्रोग्राम लिखेंगे, फिर उसे क्या करेंगे, फिर उसे आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएरी कोड मिलेगा। क्या मिलता है आपको, एक इंटरमीडिएरी कोड मिलता है। एंड इसी कोड को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। इसी कोड को हम बाइट कोड भी कह देते हैं। अब हमें क्या मिल गया, जावा के अंदर जनरली हम बाइट कोड टर्म को यूज करते हैं। बाइट कोड जो आपको मिला है, अब इस बाइट कोड को हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अगर आपने कोई भी एक प्रोग्राम लिखा है जावा के अंदर, आपने उसको क्या कर लिया, कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके आपको उसका बाइट कोड मिल गया। अब विंडोज में आपने ये प्रोग्राम क्रिएट किया था तो आपको वहां पे इसका बाइट कोड मिला। अब हमने क्या कर लिया, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को शिफ्ट कर लिया, आपने चेंज कर लिया, ठीक है। तो यूनिक्स की यहाँ पे हमने बात कर रहे हैं। यूनिक्स पे आप डायरेक्टली इस बाइट कोड को क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। आपको फिर से अपना प्रोग्राम यहाँ पे टाइप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या किया जा सकता है, रन किया जा सकता है। तो यही फीचर क्या होता है, इसे क्या बनाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है, ठीक है। एंड प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म आपका कोई हार्डवेयर भी होता है, कोई सॉफ्टवेयर भी इन्वायरमेंट हो सकता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, एक टर्म होती है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं, वो है आपकी WORA। फुल फॉर्म क्या रहेगी, राइट वंस एंड रन एनीवेयर। इसका मतलब एक बार सोर्स कोड लिखो एंड उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या करो, आप रन करो। तो ये क्या होता है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर है। नेक्स्ट हमारा है फीचर रोबस्टनेस। क्या है आपका फीचर, रोबस्टनेस। रोबस्ट का मतलब क्या है कि रिलायबल। क्या मतलब होता है, रिलायबल। एंड रिलायबल कैसे है, तो इट इज डेवलप्ड इन सच ए वे दैट इट पुट्स ए लॉट ऑफ एफर्ट इनटू चेकिंग एरर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. That is why the Java compiler is able to detect even those errors that are not easy to detect by another programming language. जावा रोबस्ट है, जावा रिलायबल है। क्यों रिलायबल है, क्योंकि इसके अंदर इजीली क्या किया जाता है, एरर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब वो एरर भी यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या नहीं कर पा रही है, डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। उसके अलावा इसके अंदर क्या है, गार्बेज कलेक्शन, जो ऊपर हमने बात की थी, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन का फीचर है इसके अंदर। एक्सेप्शन हैंडलिंग है, मेमोरी एलोकेशन है। एंड ये फीचर इसे क्या बनाते हैं, मोर रिलायबल बनाते हैं। सिक्योरिटी, जावा क्या है, आपकी एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे है, तो देखो ऊपर हमने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में बात की कि यहाँ पे ये ओएस के ऊपर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। तो अब जब आपको एक आपने क्या किया, बाइट कोड, ठीक है, आपने बाइट कोड जनरेट किया, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर लिया, आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ गए, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या एग्जीक्यूट कर रहे हो, बाइट कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो। यहाँ पे बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब जब आपको सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपका मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि भाई ये एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि आप बिना सोर्स कोड के अपने प्रोग्राम को क्या कर पा रहे हो, रन कर पा रहे हो किसी भी सिस्टम पर। आपने सोर्स कोड अपना किसी भी एक सिस्टम पर क्रिएट किया है, अब सोर्स कोड को दूसरे सिस्टम पे शिफ्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली बाइट कोड से अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड इसीलिए क्या है, ये आपकी ज्यादा सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा फीचर क्या है कि इसके अंदर एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं होते, इसकी वजह से भी ये क्या है, एक सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डिस्ट्रीब्यूटेड, Java is distributed because it facilitates users to create distributed applications in Java. जावा के अंदर हम क्या क्रिएट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस का मतलब होता है जो एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू क्या हो, कनेक्ट हो। जैसे एक एप्लीकेशन आपने यहाँ पे बनाई, इसका कुछ पोर्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, कुछ पोर्शन आप यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, इन सबको हम कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं जावा में, तो यहाँ पे जावा के जो फीचर्स आते हैं, RMI रिमोट मेथड इन्वोकेशन एंड EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स। जावा बीन्स एंड RMI को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस। ये एडवांस जावा में आते हैं।
मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में बताया था, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने मल्टी थ्रेडिंग की बात की थी। थ्रेड क्या होती है? तो थ्रेड होती है आपका एक सेपरेट प्रोग्राम। जैसे ये हमारा क्या है, प्रोग्राम है, इसके अंदर ये क्या है, एक थ्रेड है। थ्रेड क्या मतलब क्या हुआ? एक सेपरेट प्रोग्राम। अब ये एक जो आपका ये स्पेस है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो एक साथ, कॉन्करेंटली। ये एक मेमोरी स्पेस है। एंड थ्रेडिंग का जो आपका मेन बेनिफिट होता है वो ये होता है कि ये एक कॉमन मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं। मतलब कि ये एक ही मेमोरी रहेगी एंड इसके अंदर हम कितनी भी क्या कर सकते हैं, थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक थ्रेड एक प्रोग्राम, 3 थ्रेड्स 3 प्रोग्राम। एंड मेमोरी यहाँ पे क्या हो रही है, एक कॉमन मेमोरी को ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हर एक थ्रेड के लिए अलग से मेमोरी एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यही चीज क्या कहलाती है, आपकी मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है। सिंगल थ्रेड हो गई एंड एक से ज्यादा थ्रेड है तो आपकी मल्टी थ्रेडिंग हो गई। और जावा मल्टी थ्रेडिंग को क्या करता है, सपोर्ट करता है। पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम जावा के कोड को क्या कर सकते हैं, किसी भी मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं। क्या है, ये एक पोर्टेबल है। एंड यही सेम फीचर हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट में भी बात करते हैं। हाई परफॉर्मेंस, जो जावा के प्रोग्राम्स है, जावा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई होती है। ये क्या करता है, यहाँ पे ओवरहेड रिड्यूस करता है। मतलब कि रन टाइम पर, जो रन टाइम के टाइम, मतलब एक होता है कंपाइल टाइम और एक होता है रन टाइम। तो आपने मेन सोर्स कोड को तो कंपाइल कर लिया, कंपाइल टाइम के ऊपर हमने उसको कंपाइल कर लिया। एंड रन टाइम वहीं पे आपने क्या कर लिया, उसके जितने भी एरर्स आए होंगे वहां पे रिमूव भी किए होंगे। तो आपका बाइट कोड क्या रहा होगा, एकदम करेक्ट रहा होगा। अब रन टाइम के ऊपर आपकी क्या हो गई, टेंशन कम हो गई, ओवरहेड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। एंड यहाँ पे जो कंपाइलर यूज किया जाता है वो कंपाइलर क्या होता है, JIT। काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि JIT की फुल फॉर्म क्या है या JIT क्या है। JIT एक कंपाइलर है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जावा में यूज होता है। अब यहाँ पे जो कंपाइलर है, देखो कंपाइलर कंपाइल्स द कोड ऑन डिमांड बेसिस where it only compiles those methods that are called making applications to execute faster। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल उन्हीं methods को compile करेगा that are called making applications to execute faster, जो आपके application को क्या कर सके, faster execute कर सके। डायनामिक, डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि इट सपोर्ट्स द डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। इसका मतलब यहाँ पे जब हर एक प्रोग्राम को क्या नहीं किया जाता, लोड नहीं किया जाता। जिस भी क्लास की रिक्वायरमेंट होती है उसकी डिमांड आने पर, जब उसकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, तभी उसको क्या किया जाएगा, लोड किया जाएगा। एंड इट ऑल्सो सपोर्ट फंक्शन फ्रॉम इट्स नेटिव लैंग्वेज। जावा से पहले की जो लैंग्वेजेस है C++, उनके फीचर्स को भी क्या करती है, जावा लैंग्वेज सपोर्ट करती है। इसके अंदर डायनामिक कंपाइलेशन होता है, साथ ही में ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मतलब गार्बेज कलेक्शन। लास्ट यहाँ पे एक फीचर काफी इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अगर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, फीचर्स की बात की जाए और वहां पे एक आर्किटेक्चर न्यूट्रल आपको देखने को मिले, तो यहाँ पे आर्किटेक्चर न्यूट्रल क्या होता है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल का मतलब है कि देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी का जो फीचर हमने अभी डिस्कस किया, उसी की वजह से इसे आर्किटेक्चर न्यूट्रल भी कहा जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर न्यूट्रल मीन्स कि आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड नहीं है, न्यूट्रल है ये। एंड साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इज फिक्स्ड। ये भी यहाँ पर है कि जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनका साइज यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो ये सारे क्या है, जावा के फीचर्स है। यूज की बात करें, जावा कहाँ पर यूज होती है, तो देखो मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, वेब सर्वर एंड एप्लीकेशन सर्वर, गेम्स, डेटाबेस कनेक्शन, यहाँ पे क्या होती है, आपकी जावा यूज होती है। अब यहाँ पे ये 3 टर्म्स है, JDK, JRE एंड JVM। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो ये टर्म।
कि JVM, JRE एंड JDK ये क्या है आपके प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। अभी आप कहोगे कि मैम ऊपर तो हमने देखा कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो देखो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो टर्म्स है ना, ये 3 टर्म्स, ये क्या है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, ये टर्म्स प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है बिकॉज the configuration of each operating system is different from each other। लेकिन जावा क्या है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि JRE, क्या JRE प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। जावा पूछी जाए तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। JDK प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है, JVM क्या होता है? जावा वर्चुअल मशीन। अब JVM की यहाँ पे हम बात करेंगे, जावा वर्चुअल मशीन। फर्स्ट तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहती है कि JVM की फुल फॉर्म होती है जावा वर्चुअल मशीन। एंड बेसिकली हम कहते हैं कि जो इंटरप्रेटर होता है ना जावा के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? JVM कहते हैं। जावा इंटरप्रेटर को ही क्या कहते हैं? हम JVM कहते हैं। JVM क्या करता है आपका? JVM जो हमारा जावा प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है। क्या करता है? उसको एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। किसको एग्जीक्यूट करता है? बाइट कोड को एग्जीक्यूट करता है। बाइट कोड कहां से आया था? कंपाइलर ने जनरेट किया था। तो JVM हमारे बाइट कोड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है। एंड JVM किसका पार्ट है? देखो अब ये देखो यहाँ पे JVM JRE का पार्ट है। ये JRE है और JVM क्या है? इसका एक पार्ट है। JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JVM के काम क्या क्या है? JVM लोड्स कोड, कोड को लोड करेगा, उसे वेरीफाई करेगा, उसे एग्जीक्यूट करेगा और प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट। उसके अलावा JVM क्या प्रोवाइड करवाता है? मेमोरी एरिया प्रोवाइड करवाता है, क्लास फाइल फॉर्मेट, रजिस्टर सेट, गार्बेज कलेक्शन हीप, फैटल एरिया, एरर रिपोर्टिंग, ये सब भी क्या करता है? JVM प्रोवाइड करवाता है। एंड ये कई बार पूछ लेते हैं कि JVM के बारे में, तो JVM क्या है? स्टैक बेस्ड है। JVM क्या यूज करता है? स्टैक यूज करता है। देखो मेमोरी की यहाँ पे बात करता है, JVM प्रोवाइड करवाता है मेमोरी एरिया, तो ये किसके बेस्ड पे है? स्टैक बेस्ड। जैसे स्टैक होती है, क्यू होता है डेटा स्ट्रक्चर, वैसे JVM किसके ऊपर बेस्ड है? स्टैक बेस्ड है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, JVM इज स्टैक बेस्ड। ठीक है, जावा बाइट कोड क्या होता है? जावा बाइट कोड आपका वो कोड होता है जो JVM रन करता है या फिर जो कंपाइलर जनरेट करता है। जो इंटरमीडिएरी कोड होता है वो जावा बाइट कोड होता है और ऑब्जेक्ट कोड को भी क्या कह देते हैं? जावा बाइट कोड कहते हैं। बाइट कोड किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्या करता है? रन कर सकता है। बाइट कोड ही क्या बनाता है? जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। कैसे काम करता है ये? तो यहाँ पे देखो, एक होता है सोर्स कोड जो आपका प्रोग्राम है, ओरिजिनल जो आपका प्रोग्राम है, एंड इसकी एक्सटेंशन क्या रखेंगे हम? यहाँ पे डॉट जावा रखेंगे। कोई भी प्रोग्राम नेम जैसे A है एंड उसकी एक्सटेंशन हो गई A डॉट जावा। उसके बाद यहाँ पे क्या किया हमने? उसको कंपाइल किया, हमें क्या मिला? बाइट कोड मिला। अब ये A डॉट जावा है, अब बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया है, तो इसकी एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? यहाँ पे डॉट क्लास हो जाएगी। तो यहाँ पे फाइल नेम सेम रहेगा A डॉट क्लास। ये क्या हो गई? इसकी एक्सटेंशन हो गई। अब बाइट कोड को कौन रन करेगा? JVM रन करेगा। तो यहाँ पे अगर आप विंडोज पे रन कर रहे हो तो JVM ने क्या किया? एक मशीन कोड जनरेट किया। लिनक्स पे रन करोगे तो JVM क्या करेगा? मशीन कोड जनरेट करेगा। मैकिन्टॉश पे जनरेट करेगा यहाँ पे JVM मशीन कोड को। तो ये क्या है? इसकी वर्किंग है। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए JNI की फुल फॉर्म होती है जावा नेटिव इंटरफेस। JNI क्या होता है? JNI एक फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन रिटन इन अनदर लैंग्वेज लाइक C, C++, असेंबली एटसेट्रा। JNI क्या है? आपका एक फ्रेमवर्क है। JNI क्या प्रोवाइड करवाता है? JNI हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, किससे कम्युनिकेट करने के लिए? कोई भी एक दूसरी एप्लीकेशन जो किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या की गई है? लिखी गई है। जैसे कि जावा की एक एप्लीकेशन
एंड एक सी की एक एप्लीकेशन, दोनों को अगर कम्युनिकेट करवाना है तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, JNI को यूज करते हैं, जावा नेटिव इंटरफेस। नाम से पता चल रहा है कि एक इंटरफेस ये प्रोवाइड करवाएगा फॉर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे है JRE, फुल फॉर्म क्या रहेगी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। इट इज ऑल्सो रिटर्न एज जावा RTE, ठीक है, जावा RTE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे ये डायग्राम है JRE का, ठीक है, JRE ऊपर हमने देखा कि JVM किसका पार्ट होता है, JRE का पार्ट है, तो JRE का पार्ट हो गया। एंड उसके अलावा JRE के अंदर क्या होगा, सेट ऑफ लाइब्रेरीज रहेंगी या फिर अदर फाइल्स होगी। रन टाइम इन्वायरमेंट से भी पता चल रहा है, नाम से भी हम देख सकते हैं कि भाई ये एक ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट यहाँ पे देगा। तो JRE क्या है, JRE इज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स, क्या है यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जो यूज होते हैं फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस, एंड JRE इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रन टाइम इन्वायरमेंट। इट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ JVM, किसकी इम्प्लीमेंटेशन है, JVM की। JRE is the implementation of JVM. It physically exist. ये क्या कर रही है, physically exist कर रही है, मीन्स कि आपको दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होंगे, सेट ऑफ लाइब्रेरीज होंगी, अदर फाइल्स होंगी, दैट JVM यूज। इनको कौन यूज करेगा, JVM यूज करेगा। सेट ऑफ लाइब्रेरीज को, अदर फाइल्स को कौन यूज कर रहा है, JVM यूज कर रहा है। तो यहाँ पे JRE क्या है, JRE यहाँ पे सॉफ्टवेयर टूल्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर टूल्स है, एंड ये क्या करेंगे, रन टाइम इन्वायरमेंट को प्रोवाइड करवाने में यूज किए जाते हैं। फिर लास्ट यहाँ पे एक टर्म आती है JDK, फुल फॉर्म रहेगी जावा डेवलपमेंट किट। जावा डेवलपमेंट किट डायग्राम देखो, ये क्या है, JDK, ये पूरा JDK है, इसी के अंदर JRE आएगा। JRE किसका पार्ट है, JDK का पार्ट है। एंड उसके अलावा यहाँ पे और डेवलपमेंट टूल्स भी रहेंगे, जैसे कि जावा C, जावा कंपाइलर हो गया, जावा, ये सारे टूल्स भी इसके अंदर होंगे। तो किट का मतलब क्या हुआ, किट की मतलब यहाँ पे जितनी भी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हो रही है किसी भी जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, एप्लेट्स के लिए, एप्लेट के बारे में भी हम देखेंगे, इस क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे वो सभी क्या है, वो सभी यहाँ पे JDK प्रोवाइड करवाता है। इट कंटेन्स JRE प्लस डेवलपमेंट टूल, इट फिजिकली एग्जिस्ट, ये भी फिजिकली क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अब चलिए देखते हैं कि जावा के अंदर कैसे प्रोग्राम को क्रिएट किया जाता है। सिंपल सा अपना फर्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे जावा के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, हमें क्लास, क्लास लिखनी है। जैसा कि हमने देखा कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावा के अंदर सब कुछ क्या होगा, क्लास और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आपको मिलेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली आप वॉइड मेन को यूज नहीं कर सकते, आपको क्या क्रिएट करनी होगी, एक क्लास क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे हमने क्लास लिखा एंड देन यहाँ पे क्लास नेम। क्लास नेम में जो फर्स्ट यहाँ पे आपको लेटर दिखाई दे रहा है वो हमेशा कैपिटल रहेगा। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के बाद हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट हमेशा हमें लिखनी है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का S कैपिटल, देन स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट, आर्ग्स, आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट, एंड क्लोज। ये स्टेटमेंट हमेशा आएगी, जैसे कि C लैंग्वेज में वॉइड मेन होता है, C++ में भी वॉइड मेन होता है, उसी तरह से जावा में भी वॉइड मेन होता है, लेकिन उसे यूज करने के लिए आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। वॉइड मेन हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। तो वॉइड मेन हमेशा कैसे लिखोगे, सेम एज इट इज, जो स्मॉल में है स्मॉल में, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग, और यहाँ पे ये एक एरे है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो एरे है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग एरे है, आर्ग्स आर्ग्यूमेंट एंड पैरेंथेसिस क्लोज। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट। इस वॉइड मेन के अंदर आपको जो भी स्टेटमेंट लिखनी है, जो कुछ आप करवाना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिखोगे। तो हम डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हेलो वर्ल्ड आप कैसे प्रिंट करवाओगे, देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन है प्रिंट, आप प्रिंट भी यूज कर सकते हो, और एक प्रिंट ln, जनरली हम प्रिंट ln यूज करते हैं, प्रिंट भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, सिस्टम, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, सिस्टम S कैपिटल डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। इस पूरी स्टेटमेंट में
सिस्टम का एस क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, पैरेंथेसिस, फिर यहाँ पे जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हम लिखेंगे डबल कोट्स में, पैरेंथेसिस क्लोज एंड सेमीकोलन। हर एक स्टेटमेंट का एंड किससे होगा, सेमीकोलन से होगा। कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम रन करेंगे तो ये क्या जनरेट करेगा, हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जनरेट करेगा। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। अब यहाँ पे ये सब क्या क्या है इसको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे तो देखो जो मेन लाइन्स है वो पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि हर लाइन, एवरी लाइन ऑफ कोड आपको किसके अंदर लिखनी है, क्लास के अंदर लिखनी है। मतलब कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करनी है। अगर आपने क्लास नहीं क्रिएट की और आप डायरेक्टली ये सब लाइनें लिखोगे तो ये रन नहीं करेंगी, एरर यहाँ पे आएगा। तो आपको एक क्लास के अंदर सभी लाइनें लिखनी है। उसके बाद क्लास को आप एक नाम दोगे, जैसे कि फर्स्ट एफ कैपिटल रहेगा। क्लास को कोई भी नाम दे सकते हो लेकिन उसका फर्स्ट लेटर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो क्लास होती है वो हमेशा अपर केस लेटर, फर्स्ट जो लेटर होता है उसका अपर केस होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, द नेम ऑफ द जावा फाइल मस्ट मैच द क्लास नेम। आपने क्लास को जो नाम दिया है, जैसे हमने यहाँ पे क्लास को नाम दिया है फर्स्ट, इसी नाम से आपको क्या करनी है, अपनी फाइल को सेव करना है। तो हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है। क्लास का नेम और फाइल का नेम क्या रहेगा, सेम रहेगा। देन हम यहाँ पे देखेंगे मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन के लिए हमने लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स। पब्लिक क्या है, पब्लिक यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर है। जावा के अंदर 4 मॉडिफायर होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। फर्स्ट होता है पब्लिक, सेकंड होता है प्राइवेट, थर्ड होता है प्रोटेक्टेड एंड फोर्थ आपका डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पे पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है। इसका मतलब ये क्लास को कोई भी क्या कर सकता है, कहीं से भी कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिक है। देन यहाँ पे सेकंड हमने लिखा है स्टैटिक। स्टैटिक को भी आप बोल सकते हो कि ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब है कि आप इस मेथड को, इस फंक्शन को क्या करते हो। देखो जनरली जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, तो जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रही थी, C++ की बात कर रही थी, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब हम जनरली एक क्लास को क्रिएट करते हैं, एक क्लास, उसके अंदर आप कोई भी फंक्शन यूज करोगे तो उस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लास के किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए, यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। लेकिन यहां पे हमने क्या मेंशन कर दिया, स्टैटिक। इसका मतलब इस फंक्शन को, जो मेन फंक्शन है आपका, इसको यूज करने के लिए हमें क्या नहीं चाहिए, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रन होगा। तो कब रन होगा, जब हम जावा प्रोग्राम को लोड करेंगे तो इट विल क्रिएट दिस स्पेस इन मेमोरी ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के लिए क्या कर देगा, स्पेस क्रिएट कर देगा। एंड मेथड टू बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। अब बिना कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए इस मेथड को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेन फंक्शन को क्या किया है, स्टैटिक किया है। वॉइड क्या है, रिटर्न टाइप है। वॉइड का मतलब ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मेन क्या है, हमारे फंक्शन का नेम है। एंड फिर पैरेंथेसिस है, उसके बाद स्ट्रिंग, एरे। यहाँ पे एक हम एरे बना रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स की एक एरे है। एंड इसकी रिटर्न टाइप क्या है, या टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग एरे है। यहाँ पे हो गया ये हमारा मेन मेथड। क्या रहेगा, हमेशा फर्स्ट जो आपका फंक्शन होता है, या फिर जो हम कहें कि फर्स्ट स्टेटमेंट होती है, वो यही रहेगी। जब आप जावा कोड को अपने को कंपाइल करेंगे तब सबसे पहले आपकी यही स्टेटमेंट क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। मेन मेथड यहाँ पे हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिना ऑब्जेक्ट किए, बिना ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए मेन मेथड को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रन करेंगे, यूज करेंगे। स्ट्रिंग आर्ग्स, ये देखो यहाँ पे एन एरे दैट स्टोर्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये एक एरे है जो क्या स्टोर करेगी, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को स्टोर करती है। एंड अलाउइंग यूजर्स टू इनपुट डेटा व्हेन दे रन दी प्रोग्राम।
जब वो प्रोग्राम को रन करते हैं तो अलाउ करती है यूजर्स को टू इनपुट डेटा। मेन फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, एक स्टेटमेंट मेंशन की है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवा रहे हैं। एंड उसके लिए जो फंक्शन यूज होता है जावा के अंदर आउटपुट लेने के लिए या फिर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन का नाम है println मेथड। println मेथड जैसे कि printf था, प्रिंट था, सी इन सी आउट वहां पे थे इनपुट्स आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे क्या है आपका println है। क्या है हमारा println मेथड, किस लिए यूज हो रहा है, ये किस आपकी जो आउटपुट है उसको प्रिंट करेगा। एंड आप कितने भी println मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आपको हर बार क्या लिखना है, system.out.println, system.out.println। ठीक है, तो जितनी बार आप ये स्टेटमेंट लिखोगे उतनी बार ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। एंड ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक println और लिख दिया, ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे मैंने लिखा है हाई, तो हेलो वर्ल्ड यहाँ आएगा एंड हाई नेक्स्ट लाइन में आएगा क्योंकि ln यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या ऐड कर रहा है, एक न्यू लाइन ऐड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ प्रिंट लिखूं ना, सिर्फ प्रिंट, और नीचे भी मैं सिर्फ प्रिंट लिखूं तो हेलो वर्ल्ड और सेम लाइन में क्या लिखेगा, ये हाई लिखेगा। तो हम यहाँ पे println यूज कर रहे हैं। println मेथड ऑटोमेटिकली क्या कर देता है, एक न्यू लाइन ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपको प्रिंट करवाना है वो डबल कोट्स में आएगा हमेशा। अगर आपने डबल कोट्स नहीं लगाए तो एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो system.out.println 3। अब यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे आपने लिखा है, टेक्स्ट देखो, टेक्स्ट को आपको क्या करना है, हमेशा डबल कोट्स में लिखना है। नंबर हम बिना डबल कोट्स में लिखेंगे। 3 यहाँ पे लिख दिया हमने, 358 लिख दिया, तो ये नंबर को प्रिंट करेगा। नंबर्स को लिए डबल कोट्स रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट क्या होना चाहिए हमारा, डबल कोट्स में होना चाहिए। आप डायरेक्टली कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, जैसे 3 + 3 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑपरेशन भी आप परफॉर्म करके उसका रिजल्ट प्रिंट करवा सकते हो। तो ये जब आप और प्रोग्राम्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हम लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट आपके प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग यहाँ पे मेंशन करती है। हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होती है। अब बात कर लेते हैं system.out.println की। यहाँ पे println क्या है, हमारा मेथड है। println की फुल फॉर्म होती है प्रिंट लाइन। क्या फुल फॉर्म होती है, प्रिंट लाइन। अब println से पहले हमने क्या यूज किया है, आउट यूज किया है। ठीक है, और आउट की फुल फॉर्म क्या होती है, आउटपुट। ठीक है, उससे पहले हमने यूज किया है सिस्टम। सिस्टम क्या है, सिस्टम एक जावा क्लास है, बिल्ट इन जावा क्लास है। ठीक है, सिस्टम एक बिल्ट इन जावा क्लास है, मतलब कि ये क्लास पहले से बनाई गई हुई है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे मेथड्स है जो इसके अंदर डिफाइन किए गए हैं। और अगर आपको उन मेथड्स को यूज करना है तो हमें ये क्लास लिखनी होगी, सिस्टम। देन हम उसका एक आउटपुट वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमने लिखा डॉट आउट। देन डॉट, कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हो, println, तो यहाँ पे हम लिखेंगे println। सिस्टम क्लास का नेम है। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट के लिए हम यूज कर रहे हैं तो हमने उसका आउट यहाँ पे यूज किया है। एंड देन हम println मेथड लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखो एक प्रिंट मेथड भी होता है। प्रिंट और println मेथड में क्या डिफरेंस है कि प्रिंट मेथड में आप न्यू लाइन ऐड नहीं होती और println के अंदर ऑटोमेटिकली न्यू लाइन ऐड हो जाती है। फिर यहाँ पे आती है जावा कमेंट्स। जावा कमेंट्स दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। कमेंट्स क्यों यूज करते हैं, कमेंट्स हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। उसी के अलावा अगर आपने कोई कोड लिखा है, कोई स्टेटमेंट लिखी है जिसे आप एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो आप उसे क्या कर दीजिए, कमेंट के अंदर रख दीजिए। वो लाइन क्या नहीं होगी, कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट, उनको रन नहीं करेगा। सिंगल लाइन कमेंट के लिए होती है 2 फॉरवर्ड स्लैशेस एंड मल्टी लाइन कमेंट के लिए होता है स्लैश स्टार एंड देन स्टार स्लैश। स्लैश स्टार आपके कमेंट एंड देन स्टार स्लैश। तो जावा कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। देन हमारा है जावा वेरिएबल्स।
जावा वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल सेम है जो हमने सी में डिस्कस किया, सी प्लस प्लस में किया, उसके अलावा हमने पीएचपी में भी डिस्कस किया है। तो वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल कंटेनर्स होते हैं जो कोई भी वैल्यू होल्ड करते हैं। वेरिएबल इज ए कंटेनर जिसे आप कोई भी एक वैल्यू असाइन करते हो, एंड हर एक वेरिएबल की क्या होती है? एक टाइप होती है, मीन्स कि वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। वो इंटीजर है, वो आपका स्ट्रिंग है, या फिर वो आपका फ्लोट वैल्यू करेगा, डेसिमल वैल्यू, डबल वैल्यू, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू, तो वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा। तो एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल एक क्या है? आपका एक कंटेनर है, या फिर हम कह सकते हैं कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी एलोकेशन। कितने टाइप के वेरिएबल है इन जावा? तो यहाँ पे देखो, लोकल वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया। मतलब आपने कोई एक फंक्शन यूज किया, मान लो आप एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो ऐड, एंड इसके अंदर आपने जो वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया है वो क्या रहेगा? लोकल वेरिएबल रहेगा। ये वेरिएबल केवल इस फंक्शन तक वैलिड है, इस फंक्शन से बाहर ये वेरिएबल यूज नहीं किया जा सकता, तो वो होता है आपका लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को आप क्या नहीं कर सकते? कैन नॉट बी डिफाइंड विद स्टैटिक कीवर्ड। लोकल वेरिएबल के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? इंस्टेंस वेरिएबल है कि जो आपका क्लास के अंदर डिफाइन है। देखो जावा के अंदर हर एक स्टेटमेंट क्लास के अंदर ही होती है, क्लास के अंदर तो है, लेकिन आपने जो फंक्शन क्रिएट किया है ऐड, उससे वो बाहर है। मतलब यहां कहीं पे वो मेंशन है, क्लास के अंदर है बट फंक्शन से बाहर है, इसे भी हम स्टैटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? तो स्टैटिक वेरिएबल आपका लोकल नहीं हो सकता। पहली बात, स्टैटिक वेरिएबल को समझने के लिए एग्जांपल समझो। ये क्या है? मेरी क्लास है, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक ही होती है, अगर आप यहाँ पे पब्लिक ना भी लगाएंगे तो भी ये पब्लिक ही समझी जाएगी। क्लास ए कैपिटल है, ए की यहाँ पे मैंने लेटर यूज किया है, वो भी क्या करना पड़ेगा? आपको कैपिटल रखना पड़ेगा, क्योंकि क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देन यहाँ पे मैं स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रही हूँ, स्टैटिक इंट एम इज इक्वल्स टू 100। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन हमने क्रिएट किया, मेथड फंक्शन, जिसकी रिटर्न टाइप क्या रहेगी? वॉइड रहेगी। वॉइड के अंदर हम यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, इंट एन इज इक्वल्स टू 90। अब ये एन वेरिएबल एक मेथड के अंदर है, एक फंक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक लोकल वेरिएबल है। फिर यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स इंट डेटा इज इक्वल्स टू 50। अब मेन के अंदर यहाँ पे हमने जो एक डेटा वेरिएबल रखा, ये क्या है? आपका इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। तो समझ में आया, ये क्या है? मेरा स्टैटिक वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है, एंड ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है। एंड यहाँ पे देखो, यू कैन क्रिएट अ सिंगल कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल एंड शेयर इट अमंग ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द class. Memory allocation for static variable happens only once when the class is loaded in the memory. इसका मतलब जो static variable होता है उसकी क्या होती है? एक ही कॉपी यहाँ पे सिंगल कॉपी को क्रिएट किया जाता है एंड उसी को बाकी सभी के साथ क्या किया जाता है? शेयर किया जाता है। कैसे क्रिएट करते हो वेरिएबल को? डिक्लेयर करते हो तो उसकी टाइप, उसका वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। सिंपल है, हमने सी प्लस प्लस में भी ये सब देखा है। एग्जाम्पल है इंट डेटा इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल है इंट a इज इक्वल्स टू 20 और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा a इज इक्वल्स टू 40। तो ये क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी, 20 क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। अगर a की वेरिएबल को आप मल्टीपल टाइम्स कोई वैल्यू असाइन करते हो तो जो उसकी लेटेस्ट वैल्यू है वो उस वेरिएबल को असाइन हो जाती है। फाइनल वेरिएबल, फाइनल वेरिएबल क्या होता है? देखो यहाँ पे हम इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाए, आप उसे बार बार चेंज नहीं करना चाहते, बार बार क्या, आप उसको दूसरी बार चेंज ही नहीं करना चाहते, एक बार क्या हो गई? वैल्यू फिक्स हो गई। तो इसके लिए हम यहाँ पे, जैसे कि पहले कांस्टेंट वर्ड भी होता था, ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल की जब मैंने आपको पीएचपी के अंदर आई थिंक बात की थी,
तो यहाँ पे हम इस वर्ड इस लाइन में देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिख देंगे, फाइनल लिख देंगे। अब जो a वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। a इज इक्वल्स टू 40 अगर हमने लिखा तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि a अब यहाँ पे क्या बन गया है, फाइनल वेरिएबल बन गया है। तो फाइनल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि आप उसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते। डिस्प्ले वेरिएबल, अगर वेरिएबल्स को आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंट एलन मेथड या फिर प्रिंट मेथड भी यूज करते हैं। जनरली हम प्रिंट एलन मेथड को ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू अमन। नेम क्या है आपका, एक वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। अमन यहाँ पे हमने उसको एक वैल्यू दी है। प्रिंट करवाना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो इन डबल कोट्स, तो ये सिंपली क्या कर देगा, पहले हेलो लिख देगा। ठीक है, हेलो लिखेगा। उसके बाद अमन, ये अमन हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कनकैटिनेट कर रहा है, ऐड कर रहा है टू स्ट्रिंग्स को, नेम। नेम को डबल कोट्स में नहीं लिखना है क्योंकि नेम क्या है, एक वेरिएबल है। और यहाँ पे ये क्या कर देगा, नेम की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो हेलो अमन यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। अगर एक साथ एक से ज्यादा आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो तो हम इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इंट, अगर उनकी रिटर्न टाइप सेम है तो उनकी डेटा टाइप सेम है तो इंट x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 6, z इज इक्वल्स टू 50। इनको प्लस करना है, एडिशन करना है तो x प्लस वाई प्लस z। ये क्या करेगा, 5 प्लस 6 प्लस 50, इसके आउटपुट हमें रिटर्न करके देगा। वन वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल, एक ही वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स को देनी है तो इंट एक्स वाई जेड, ये क्या हो गए हमारे, तीन वेरिएबल्स है, इन तीनों को वैल्यू देनी है 50। तो x इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू 50। x की वैल्यू भी 50 है, y की वैल्यू भी 50 है, z की वैल्यू भी 50 है। तो ये क्या कर देगा, x प्लस वाई प्लस जेड, 50 प्लस 50 प्लस 50 हमें रिटर्न करके देगा। जो भी इनका एडिशन आएगा 150 आएगा। रूल्स क्या है वेरिएबल्स के लिए, सेम रूल्स है जो अभी तक हम बात करते आए हैं बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि जो वेरिएबल का नेम होता है उसके अंदर लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट आएगी, अंडरस्कोर है और डॉलर अलाउड है। नेम जो हमेशा यहाँ पे किससे होना चाहिए, एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। देखो, नेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वैसे अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है वो आपका, और डॉलर से भी आपका वो स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जनरली हम उसको लेटर से स्टार्ट करते हैं। नेम जो रहेगा हमेशा लोअर केस लेटर में रहेगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम के लिए हम क्या करते हैं, लोअर केस लेटर को यूज करते हैं। और वेरिएबल के नेम में स्पेस अलाउड नहीं है, जैसे कि ए एंड यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है बी। हमें ये क्या लिखना है, ए बी एक साथ लिखना है। जो ये क्या है आपके केस सेंसिटिव है, हमें पता है जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो नेम्स, वेरिएबल नेम्स भी क्या हो गए, केस सेंसिटिव हो गए। एंड जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जावा के अंदर, जावा कीवर्ड्स, जैसे कि कीवर्ड्स कौन से होते हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, बुलियन हो गया, ये सारे क्या है, रिजर्व्ड वर्ड्स है, इन्हें हम वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। जावा डेटा टाइप्स, डेटा टाइप क्या होती है, डेटा टाइप का मतलब होता है, ये हमें बताता है कि कोई वेरिएबल किस टाइप की वैल्यू वो स्टोर करेगा एंड उसका क्या साइज रहेगा। तो यहाँ पे देखो जावा के अंदर डेटा टाइप्स, एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप भी यहाँ पे हमने डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है बुलियन, ठीक है, सेकंड आपका न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में हमने फर्स्ट लिखा कैरेक्टर, कैरेक्टर में आपका आ जाएगा कैर डेटा टाइप, बुलियन में हमारा बुलियन डेटा टाइप। न्यूमेरिक में सेकंड है इंटीग्रल, इंटीग्रल में फर्स्ट है इंटीजर, इंटीजर में आ गए आपके बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। एंड इंटीग्रल का सेकंड है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट मींस डेसिमल वैल्यू, यहाँ पे फर्स्ट है फ्लोट एंड सेकंड है डबल। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे हैं स्ट्रिंग, अरे, क्लास एटसेट्रा। प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होते हैं जिनका जो साइज होता है वो फिक्स कर दिया गया है, उनका साइज वही रहेगा एंड उनकी जो टाइप है वो भी क्या कर दी जाती है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी जाती है कि भाई इंट है तो इंटीजर वैल्यू लेगा, डबल है तो डबल डेसिमल वैल्यू लेगा। इनमें कोई अलग से आपको मेथड्स यहाँ पे यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली हम इन डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। टोटल 8 डेटा टाइप होते हैं जो हमने यहाँ पे देखे, बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। बुलियन आपकी बुलियन वैल्यू लेता है ट्रू एंड फॉल्स में लेगा, कैर हमारे
कैरेक्टर होता है, बाइट भी यहाँ पे बाइट में आता है, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये चारों क्या है इंटीजर टाइप के रहेंगे, बस इनकी क्या हो जाती है लेंथ या फिर जो साइज है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, हाईएस्ट में लॉन्ग रहेगा। फ्लोट एंड डबल दोनों डेसिमल के लिए होते हैं। फ्लोट अगर आपको ज्यादा डेसिमल वैल्यू स्टोर करने हैं तो हम डबल यूज करते हैं, जनरली हम फ्लोट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्रिसीजन की बात होती है फ्लोट की, एग्जाम में पूछ लेते हैं, वो क्या रहेगी 6 और 7 डेसिमल डिजिट, और डबल वेरिएबल की कितनी हो जाती है 15 डिजिट हो जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर हम एक साइंटिफिक नंबर यूज कर सकते हैं विद एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ई क्या इंडिकेट करता है पावर ऑफ 10, ठीक है, ये इंडिकेट करता है। तो ये एक यहाँ पे प्रोग्राम है, देखो पब्लिक क्लास मेन यहाँ पे देखो ये स्मॉल मेन है और यहाँ पे मैंने एम को कैपिटल रखा है, तो ये कोई रिजर्व्ड कीवर्ड नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आस्क्स फ्लोट f1 आपका फ्लोटिंग वेरिएबल है 35e3f, लास्ट में हमें f यूज करना है। अगर आप फ्लोट वैल्यू यूज कर रहे हो तो f और डबल यूज कर रहे हो तो लास्ट में d आएगा। एंड e का मतलब क्या हुआ, ये क्या इंडिकेट कर रहा है पावर ऑफ 10, इसका मतलब ये 35 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया 35,000 एंड फ्लोटिंग वैल्यू है तो 0.0 रहेगा। इसी तरह से इसमें रहेगा 12 एंड E4 है तो 1 2 3 4.0, तो ये क्या आ गई इसकी वैल्यू आ गई। साइज देखते हैं यहाँ पे, जो बाइट है इसका साइज होता है 1 बाइट एंड डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है 0। अगर आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी 0। इसकी कितनी वो लेंथ की बात करें तो यहाँ पे देखो -128 to 127, इतने नंबर्स क्या कर सकता है ये स्टोर कर सकता है, यहां से यहां तक के नंबर ये स्टोर कर सकता है। शॉर्ट साइज 2 बाइट है, डिफॉल्ट वैल्यू 0 है। यहाँ पे देखो रेंज क्या रहेगी -327682 प्लस 32767, यही रेंज पूछ लेता है, ये ज्यादा हाईएस्ट रेंज है तो ये इतनी नहीं पूछता। इंट का साइज क्या रहेगा 4 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू 0। लॉन्ग साइज है 8 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू है 0L। फ्लोट भी 4 बाइट होता है आपका 0.0F इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। डबल 8 बाइट है, लॉन्ग भी 8 बाइट है एंड डबल भी 8 बाइट है। इंट 4 बाइट है, फ्लोट भी 4 बाइट है, डबल 0.0 डी डिफॉल्ट वैल्यू। बुलियन यहाँ पे क्या रहेगा 1 बिट, बाकी बाइट में चल रहे हैं ये बिट में आ रहा है एंड ये फॉल्स रहेगी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। कैर क्या रहेगा 2 बाइट, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है देखो /u0000। देखो जो C++ की हम बात करते हैं तो वहां पे कैर हमेशा 1 बाइट का होता है, ठीक है, लेकिन जावा के अंदर कैर आपका 2 बाइट का है। तो जावा के अंदर कैर 2 बाइट का क्यों है, क्योंकि जो हमारा C++ है उसके अंदर हम यूज करते थे ASCII ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, लेकिन जावा के अंदर हम क्या यूज करते हैं यूनिकोड, एंड यूनिकोड के अंदर कैर कितने बाइट का होता है 2 बाइट का होता है। एंड आपका C++ में कैर 1 बाइट का होता है क्योंकि वहां पे हम यूज करते हैं ASCII। तो इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या रहेगी /u 4 times 0, क्यों रहेगी क्योंकि ये यूनिकोड की सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है। बुलियन डेटा टाइप हमेशा ट्रू एंड फॉल्स को स्टोर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखो यहां पे है, यहाँ पे देखो जो कैर डेटा टाइप है इज ए सिंगल 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर एंड इसकी जो वैल्यू रेंज होती है वो आपकी क्या रहेगी /u 4 times 0 टू हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी /u 4 times f। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 65535 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि हम सेम वही मैंने आपको जो रीजन बताया कि भाई जावा किसको यूज कर रहा है यूनिकोड सिस्टम को यूज करता है, ना कि ASCII कोड को, लोएस्ट वैल्यू एंड हाईएस्ट वैल्यू। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्लासेस, इंटरफेस, एरे ये सब आ जाएंगे। जावा स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग होती है जो आपके टेक्स्ट को स्टोर करती है। डबल कोट्स में हम क्या करते हैं स्ट्रिंग को यूज करते हैं, और हम कह सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या है एक ऑब्जेक्ट है। जावा के अंदर सब कुछ क्या है ऑब्जेक्ट है that represent a sequence of character। इसके लिए हम कौन सी क्लास को यूज करते हैं तो स्ट्रिंग क्लास यूज करते हैं। कंप्लीट नेम क्या रहेगा java.lang.string क्लास।
is used to create a string object. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किए जाते हैं? फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्टली आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो डबल कोट्स को यूज करके, एंड सेकंड मेथड हमारा है कि हम यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज करें. स्ट्रिंग s इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग पैरेंथेसिस में डबल कोट्स, एंड यहाँ पे न्यू कीवर्ड हमने यूज किया है. उसके अलावा ये क्या करेगा, दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा. ठीक है, वहां ऊपर क्या हो रहा था, एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं एंड वन क्या रहेगा, रेफरेंस वेरिएबल रहेगा. एक ये एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू वेलकम, स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू वेलकम. दो स्ट्रिंग यहाँ पे है, एक s1 है और एक s2 है, दोनों में सेम डेटा है. तो अब ये क्या नहीं करेगा, अलग अलग वेलकम नहीं लिखेगा. एक बार वेलकम लिखा जा चुका है, ये s1 जो इसको यहाँ पे रेफरेंस कर रही है, तो s2 को भी ये क्या करेगा, s2 भी इसी को पॉइंट आउट करेगा. s2 के लिए ये न्यू वेलकम नहीं लिखेगा. ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रिंग पहले से एग्जिस्ट कर रही है तो क्या नहीं होगा, उसको दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता, किया जाएगा. ठीक है, क्या नहीं किया जाएगा, उसी स्ट्रिंग को दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे. जो न्यू वेरिएबल है वो इसको क्या करेगा, पॉइंट आउट करेगा. तो इसके लिए जो JVM होता है वो पहले क्या करता है, चेक करता है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं. अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्या करेगा, उसको क्रिएट करेगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसको क्रिएट नहीं करेगा. एंड ये जो स्ट्रिंग यहाँ पे वो चेक कर रहा है उसके लिए एक टर्म होती है, वो क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. क्या टर्म है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल. सेकंड यहाँ पे न्यू कीवर्ड को हम यहाँ पे यूज करेंगे. ये एक एग्जांपल है, पब्लिक क्लास स्ट्रिंग एग्जांपल. ये क्या है, आपकी क्लास का नेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू जावा. s1 है, उसके अंदर क्या लिखा है, हमने जावा लिखा है. सेकंड यहाँ पे कैर ch एरे इज इक्वल्स टू, यहाँ इस तरह से भी हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं, strings स्ट्रिंग्स एरे बना दी हमने यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की. s2 स्ट्रिंग s2 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग ch. तो यहाँ पे देखो ch के अंदर क्या है, ये हमने यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हैं, ये यहाँ पे पास होंगे, ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा कैर एरे को स्ट्रिंग में. थर्ड क्या है, स्ट्रिंग s3 इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एग्जाम्पल. s3 में क्या चला गया, एग्जाम्पल आ गया. s1 में क्या है, s1 यहाँ पे प्रिंट हुआ है, तो s1 में जावा प्रिंट करेगा. s2 में क्या प्रिंट होगा, ये स्ट्रिंग प्रिंट करेगा. s3 में क्या लिखेगा, एग्जाम्पल लिखेगा. तो इस तरह से हम, ये तीन मेथड है स्ट्रिंग को क्रिएट करने के. एरे भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, न्यू कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं. प्रिंट कैसे करवाएंगे, इस तरह से प्रिंट करवाएंगे. उसके अलावा जो स्ट्रिंग क्लास होती है उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप उसकी लेंथ काउंट कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, कनकैट कर सकते हो, इक्वल, स्प्लिट, रिप्लेस, कंपेयर टू, इंटर्न, सब स्ट्रिंग. ये वही सेम मेथड है जो हम सी लैंग्वेज में भी बात करते हैं, C++ में भी बात करते हैं, PHP के अंदर भी हम बात करते हैं. तो ये स्ट्रिंग क्लास क्या करती है, इन डिफरेंट मेथड्स प्रोवाइड करवाती है. स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं. इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है, आप इनको क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. Once string object is created, its data or state cannot be changed, but a new string object is created. एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो वो जो डेटा है उसको क्या नहीं कर सकते, आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप एक नया स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो. लेंथ जो फंक्शन है वो किस लिए होती है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए. कनकैटिनेशन के लिए हम यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं. ये क्या करेगा, कोई भी दो स्ट्रिंग को कंबाइन करता है. तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू राम, स्ट्रिंग लास्ट नेम इज इक्वल्स टू कुमार. राम और कुमार, इनको हमें अगर मर्ज करना है, कंबाइन करना है, तो प्लस ऑपरेटर यूज करेंगे. फर्स्ट नेम राम प्लस डबल कोट्स, मतलब आप यहाँ पे स्पेस देना चाहते हो तो इसलिए हमने डबल कोट्स लगाया, प्लस लास्ट नेम, उसके बाद क्या है आपका कुमार. तो क्या प्रिंट करेगा, ये राम कुमार. ये क्या है, कनकैटिनेशन है. उसके अलावा है जावा एरे. अरे क्या होती है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट विच हैज कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन. अरे क्या होती है, अरे के अंदर हम सेम टाइप का डेटा स्टोर करते हैं एंड उनकी जो क्या होती है,
कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन होती है। सेम टाइप का डेटा हम क्या करते हैं इसके अंदर स्टोर करते हैं। अरे भी क्या है जावा के अंदर, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज ये होता है कि जो अरे है उसका साइज इसके अंदर फिक्स होता है। ये क्या है इसका डिसएडवांटेज है। अरे इन जावा इज इंडेक्स बेस्ड। जावा के अंदर अरे कैसी होती है, इंडेक्स बेस्ड होती है। इंडेक्स बेस्ड का मतलब क्या हुआ, आप इंडेक्स की हेल्प से अरे के एलिमेंट को एक्सेस करोगे। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक अरे है 0 से लेके 9 तक। फर्स्ट यहाँ पे क्या रहेगा, इंडेक्स 0 है, सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स 1 है, थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स 2 है, लास्ट क्या है आपका 9 है, ये 8th एलिमेंट का इंडेक्स है। टोटल अरे की लेंथ कितनी है, 10 है। तो इंडेक्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अरे के एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। एडवांटेज क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन, आपका कोड क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। रैंडमली आप इंडेक्स को यूज करके किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि साइज लिमिट होती है, फिक्स साइज होता है। एक बार आपने जो स्टार्टिंग में साइज अरे का दे दिया वो फिक्स हो जाएगा, रन टाइम पे हम उस साइज को चेंज नहीं कर सकते। सिंगल डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जैसे सिंगल डायमेंशनल अरे है, ये 3 मेथड्स है सिंगल डायमेंशनल अरे क्रिएट करने के लिए, डेटा टाइप, देन पैरेंथेसिस और अरे नेम, या फिर डेटा टाइप स्पेस पैरेंथेसिस अरे, या फिर डेटा टाइप अरे पैरेंथेसिस। इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। जनरली हम ये वाला यूज करते हैं, लास्ट वाला। उसके बाद है इंस्टेंशिएशन ऑफ एन अरे इन जावा। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्रिएट करोगे। ये हमारी कोई भी एक नेम है, कोई भी आपने नेम दिया, उसके बाद न्यू, देन डेटा टाइप और साइज। इस तरह से भी हम एक एरे को क्रिएट कर, डिक्लेयर भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो डिक्लेयर, इंस्टेंशिएशन एंड इनिशियलाइजेशन तीनों एक साथ करना है तो हम इस तरह से कर सकते हैं। डिक्लेयर करना है, ये क्या है आपकी डिक्लेरेशन है, ये सिर्फ डिक्लेरेशन है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए ये क्या है, डिक्लेरेशन भी है, इंस्टेंशिएशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी। एक्सेस कैसे करोगे एलिमेंट को, जैसे यहाँ पे ये कार क्या है, एरे का नेम है, एंड 0 क्या है इसका इंडेक्स है, कार 0, क्या आउटपुट आएगी, वॉल्वो 1 2 3। अगर कोई एरे एलिमेंट चेंज करना चाहते हो तो हम डायरेक्टली यहाँ पे उसको न्यू वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगी ये वैल्यू, पहले क्या थी वॉल्वो थी, अब ये न्यू वैल्यू ये आ जाएगी। लेंथ अगर आपको एरे की काउंट करनी है तो कैसे काउंट करोगे, तो यहाँ पे हमने एरे का नेम लिखा, देन डॉट एंड लेंथ, तो ये क्या करेगा अरे की लेंथ काउंट करके देगा 0 1 2 3, टोटल 4 एलिमेंट है 3, तो 3 + 1 आउटपुट में आएगा 4। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है एरे का, ये क्लास है, ये क्लास नेम पब्लिक स्टैटिक वॉइड नेम। उसके बाद यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, देखो ये डिक्लेरेशन है एंड इंस्टेंशिएशन है। अगर हम सिर्फ इंट ए स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट यूज करते हैं तो ये डिक्लेरेशन है, अगर आपने न्यू भी यूज कर लिया है देन ये इंस्टेंशिएशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 5 दे रहे हैं मतलब कि इसकी लेंथ कितनी है 5 रहेगी। तो आप इनिशियलाइज अलग से कर रहे हो, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे ऊपर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, यहाँ पे भी हमने इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। अलग से भी कर सकते हैं कि a0 = 10, a1 = 20, अलग से हम क्या कर सकते हैं इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैल्यू दे सकते हैं। फॉर लूप हम यहाँ पे यूज करेंगे, फॉर लूप, देन इंट i = 0, सेमीकोलन i इज लेस देन a डॉट लेंथ। अब a डॉट लेंथ कितनी है, लेंथ एरे की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे एरे की लेंथ हमने दी है 5, तो यहाँ पे ये लूप कितने तक चलेगा 5 लेस देन 5, सेमीकोलन i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ai प्रिंट करेगा, मीन्स की सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है तो a0 कितना है 10, देन 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा a1 कितना है 20, देन 70, देन 40, देन 50। तो ये लूपिंग है जो मैंने आपको काफी बार करवाई भी है, सेम वही प्रोसीजर होता है लूपिंग का। ये मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होगा या फिर मैट्रिक्स की फॉर्म में क्रिएट होगा। तो इस तरह से हम मल्टी डायमेंशनल एरे को यूज कर सकते हैं। 2 टाइम्स आपको क्या देनी है, स्क्वायर लार्ज ब्रैकेट आपको यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हम इसको इंस्टेंशिएट भी कर सकते हैं, इंट
2 टाइम्स यहाँ पे ब्रैकेट अरे नेम इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे इनकी लेंथ, ये फर्स्ट वाला रो है, सेकंड वाला कॉलम है। देन यहाँ पे हम इनको इनिशियलाइज कर देंगे इस तरह से वैल्यू, एंड आप सेम फॉर लूप चला के क्या कर सकते हो, वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। ये सेकंड एग्जांपल है, इस तरह से भी 2 डायमेंशनल एरे को क्या किया जा सकता है, इनिशियलाइज किया जा सकता है। एक होती है जैक्ड एरे। जैक्ड एरे क्या होती है, जैक्ड एरे का मतलब आप कोई एरे क्रिएट कर रहे हो एंड उसके अंदर जो कॉलम आपने मेंशन किए वो क्या है, ओड नंबर ऑफ कॉलम्स। ओड नंबर ऑफ कॉलम्स का है, इसका मतलब वो एक जैक्ड एरे है। एनोनिमस एरे ये क्या होती है, इसका मतलब यहाँ पे you don't need to declare the array while passing an array to the method। जब आप एक array को एक मेथड में पास करते हैं, एक array को एक मेथड के अंदर हमने दिया, पास किया, तो आपको वो array क्या नहीं करनी पड़ी है, डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। जावा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक डेटा टाइप को आप किस में चेंज कर रहे हो, दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर रहे हो, वह चीज क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। फर्स्ट होती है आपकी वाइडनिंग कास्टिंग, या फिर इसे ऑटोमेटिकली भी कह देते हैं। ऑटोमेटिकली जो कास्टिंग होती है वो हमेशा स्मॉलर डेटा टाइप टू लार्जर, मतलब कि स्मॉलर टाइप को वो लार्जर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। जैसे इंट को फ्लोट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किया जा सकता है, बट फ्लोट को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फ्लोट क्या है, लार्जर डेटा टाइप है। तो बाइट को शॉर्ट में कर सकते हो, ये देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है कि सबसे छोटा बाइट होता है, देन उससे बड़ा शॉर्ट है, उससे बड़ा कैर, देन इंट, देन लॉन्ग, देन फ्लोट एंड देन डबल। फिर सेकंड यहाँ पे देखो नैरोइंग कास्टिंग, ये मैनुअली करनी होती है। अगर आपको लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर में चेंज करना है तो हम उसको क्या करेंगे, मैनुअली चेंज करेंगे। एंड इनके लिए जो फंक्शन यूज होता है, जैसे कि अगर आपको इंट में चेंज करना है तो हम इस तरह से लिखेंगे पैरेंथेसिस इंट, फ्लोट में करना है तो यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे, डबल में करना है तो यहाँ पे डबल लिखेंगे, ठीक है। तो ये होती है मैनुअल कास्टिंग। फिर आता है हमारा जावा ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स सेम वही ऑपरेटर्स है जो बाकी लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर्स है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, शिफ्ट है, रिलेशनल है, बिटवाइज है, लॉजिकल है, टर्नरी है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर है आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। उसी तरह एक होता है प्री डिक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट। एग्जाम्पल देखो डिफरेंस क्या है, अगर हम लिख रहे हैं x प्लस प्लस तो ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट, और अगर आपने लिखा प्लस प्लस x तो ये क्या है, प्री इंक्रीमेंट। डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन x प्लस प्लस, अब ये आउटपुट में क्या देगा, 5 देगा, क्योंकि पहले इसने वैल्यू प्रिंट करी, उसके बाद इसने इसको इंक्रीमेंट किया 6 में। एंड प्लस प्लस एक्स क्या करता है, पहले वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा देन प्रिंट करेगा, मतलब ये 6 प्रिंट करेगा। सेम मेथड आपका डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट में यूज होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्यों होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल होता है, यूज टू असाइन वैल्यू टू दी वेरिएबल। आप प्लस इक्वल लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस इक्वल 3, x इज इक्वल्स टू x प्लस 3, दोनों स्टेटमेंट का सेम मीनिंग है। तो ये क्या हो गए, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गए। देन है कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखो ट्रू और फॉल्स में ये आपको आउटपुट देगा। ये है हमारा लॉजिकल एंड, ये है लॉजिकल और, एंड एक होता है आपका लॉजिकल नोट। ये एग्जांपल है, इस तरह से अगर हम यूज कर रहे हैं। लॉजिकल एंड का मतलब क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमें रिजल्ट में क्या देगा, ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। लॉजिकल और, अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हमें रिटर्न में ये फॉल्स देगा, अदरवाइज ये ट्रू देगा। कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमें ये ट्रू देगा। नॉट ऑपरेटर, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर देखिए यूज किया, ये जो अंदर वाली कंडीशन का जो भी रिजल्ट आएगा ये उसको कन्वर्ट कर देगा, मींस कि ऑपोजिट कर देगा, ट्रू को फॉल्स में चेंज कर देगा, फॉल्स को ट्रू में। ये बिटवाइज ऑपरेटर है एंड और नोट। ये सिंबल देख लेना, ये और का है, ये नोट का है। एंड ये ऑपरेटर्स को मैंने काफी अच्छे से C++ लैंग्वेज में करवाया है, तो वहां पे भी आप देख सकते हो। टर्नरी ऑपरेटर,
टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल है क्वेश्चन मार्क देन कोलन। कैसे यूज करेंगे, ये a लेस देन b, पहले हम कोई कंडीशन देंगे देन क्वेश्चन मार्क, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट होगी, कोलन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये सेकंड वाली वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू प्रिंट करवानी है वो वैल्यू हम यहाँ पे दे सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर में आ जाता है आपका इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, नेगेशन एंड इन्वर्टिंग द वैल्यू ऑफ ए बुलियन। शिफ्ट ऑपरेटर में टू टाइप्स के शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, फर्स्ट होता है लेफ्ट शिफ्ट एंड सेकंड होता है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। लेफ्ट शिफ्ट में क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से बिट्स को क्या करता है, शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में राइट साइड से स्टार्ट करता है। जावा मैथ, अगर मैथ्स के फंक्शन यूज करने हैं तो यहाँ पे हम जावा मैथ क्लास को यूज करेंगे एंड यहाँ पे डिफरेंट मैथ्स फंक्शन होते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू एबीएस, मैथ डॉट एबीएस फंक्शन रहेगा एंड मैक्सिमम के लिए हम यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स फंक्शन को यूज करेंगे। उसी तरह से मिन के लिए है, राउंड के लिए स्क्वायर रूट, तो ये पावर, सील, फ्लोर, ये सारे रैंडम, लॉग, एक्सपोनेंशियल है, साइन, कोस, टेन, ये डिफरेंट मेथड्स है जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। रैंडम नंबर्स क्या होता है, रैंडम नंबर ये पाइथन के अंदर भी आता है। तो रैंडम नंबर्स देखो पाइथन के अंदर जब मैंने करवाया था तो वहां पे भी मैंने ये शिफ्ट ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट काफी अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, तो वहां से भी आप देख सकते हो सेम कॉन्सेप्ट रहता है ऑपरेटर्स का। तो आप ऑपरेटर्स में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो वाली क्लास देख लेना विद एग्जाम्पल, वहां पे मैंने करवाया है, आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी ऑपरेटर की क्लास, तो देख लेना अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो। रैंडम नंबर का मतलब क्या होता है कि ये हमेशा प्रिंट करेगा, कोई भी रैंडम नंबर देगा बिटवीन 0.0 एंड 1.0, इनके बीच की कोई वैल्यू देगा, मैथ डॉट रैंडम फंक्शन, ठीक है। अगर आप ये वैल्यू को चेंज करना चाहते हो, अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कोई एक वैल्यू देना चाहते हो तो हम दे सकते हैं इस तरह से, इंट रैंडम नम इज इक्वल्स टू इंट, ये इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथ डॉट रैंडम स्टार 101। अब ये क्या करेगा, 0 से 100 तक की वैल्यू को प्रिंट करेगा। मैक्सिमम फंक्शन यूज करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, मैथ डॉट मैक्स एक्स वाई। तो ये एग्जांपल है कि किस तरह से हम मैथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है इसके अंदर कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती है, जो बताती है कि आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा, टॉप टू बॉटम वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा, फर्स्ट कौन सी स्टेटमेंट आएगी, देन कौन सी स्टेटमेंट आएगी, आपके प्रोग्राम का फ्लो क्या है वो यहाँ पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एक आती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट जिसके अंदर इफ एंड स्विच रहेगा, फिर आती है लूप स्टेटमेंट जहां पे डू वाइल, वाइल, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप रहेगा। फॉर ईच लूप हमारा पीएचपी के अंदर भी आता है। जंप स्टेटमेंट ये रहती है आपकी ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में फर्स्ट हमारा इफ है, इफ को भी आप कैसे यूज कर सकते हो, सिंपल इफ, मतलब कि आपने सिर्फ इफ यूज किया, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई एंड स्टेटमेंट दी, या फिर इफ एल्स भी दे रहे हो, मतलब कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो, कंडीशन फॉल्स है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो। इफ एल्स इफ, यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, एल्स इफ यूज कर रहे हो, ठीक है। नेस्टेड इफ, इसके अंदर नेस्टेड इफ का मतलब होता है कि इफ के अंदर आपने इफ यूज किया या फिर एल्स के अंदर आपने कोई इफ यूज किया। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा इफ एल्स का सिंटेक्स, ये है इफ एल्स इफ कंडीशन, देन एल्स इफ, यहाँ पे कंडीशन सेकंड कंडीशन। इफ एल्स इफ में क्या होता है, आप एक से ज्यादा कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हो, एल्स इफ आप कितने भी रख सकते हो लेकिन एल्स हमेशा एक ही आएगा। फिर ये हमारा नेस्टेड इफ है, इसके अंदर हमने इफ के अंदर क्या कर सकते हो, आप किस दूसरा इफ यूज कर सकते हो, एल्स के अंदर भी आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। ओड इवन का ये प्रोग्राम है, पब्लिक क्लास इफ एल्स एग्जाम्पल, कोई भी क्लास नेम है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट नंबर इज इक्वल्स टू 13, नंबर क्या है, एक वेरिएबल है। इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इज इक्वल्स टू 0, अगर ये वेरिएबल 13 2 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। मॉड्यूलस क्या देता है, रिटर्न टाइप देता, मॉड्यूलस आपको रिटर्न करता है रिमाइंडर, क्या देगा, रिमाइंडर। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिलता है तो ये इवन नंबर है, एल्स रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये ओड नंबर है, तो 13 क्या है, ओड नंबर है। स्विच स्टेटमेंट, स्विच के अंदर क्या होता है, स्विच हम यूज करते हैं, स्विच आपका इजी रहता है इफ एल्स इफ से, ठीक है। इफ एल्स इफ की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, स्विच भी यूज कर सकते हो। ये आपको क्या करेगा, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करेगा,
जावा स्विच स्टेटमेंट, इसके लिए एक टर्म यूज है फॉल थ्रो, तो आप ये फॉल थ्रो का मतलब भी क्या है, स्विच है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कि स्विच के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्विच के अंदर आपको केस वेरिएबल्स यूज करोगे। जब स्विच के अंदर हम वेरिएबल्स यूज करेंगे, वो वेरिएबल्स इंट, शॉर्ट, बाइट, कैर, एन्यूमरेशन कोई भी हो सकता है। एंड केसेस क्या नहीं होने चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होने चाहिए, आपको केसेस यूनिक यूज करने हैं। जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, स्विच के अंदर आप जब डिफॉल्ट यूज करोगे, अगर आपकी कोई भी केस मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट वाला पोर्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करो। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज करेंगे। एंड यहां पे देखो, अब ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे अगर आप चाहो तो ना भी यूज करो, ब्रेक स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो देखो ये स्विच है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल या एक्सप्रेशन यूज करोगे, देन ये आपका करली ब्रैकेट स्टार्ट, केस वैल्यू 1 कोलन, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में, कोलन, स्टेटमेंट, ब्रेक, देन केस 2, केस 3, इस तरह से लास्ट में क्या आ रहा है, डिफॉल्ट। अगर आपने ब्रेक यूज नहीं किया, मान लो आप यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं कर रहे, आपका क्या हो गया, फर्स्ट यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, फर्स्ट मैच हो गया, आपने ब्रेक यूज नहीं किया, तो जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हुई उसके बाद की सभी स्टेटमेंट को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। और अगर आप ब्रेक यूज कर लेते हो तो जो पोर्शन ट्रू है केवल वही कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी पोर्शंस को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक यूज करते हैं। ये इसका एक एग्जांपल है, देखो क्लास मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट डे इज इक्वल्स टू 4 स्विच डे, डे हमने पास किया, क्या है वैल्यू 4 है। केस 1 दिया जिसमें मंडे है, ब्रेक भी लगाया है, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5, केस 6 सैटरडे, केस 7 संडे, एंड देन यहाँ पे हमने डिफॉल्ट यूज नहीं किया, बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शनल है। 4 यहाँ पे दिया हमने, ठीक है, क्या वैल्यू है 4, तो 4 ये के लिए मैच करेगा, 4 यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रू है, आउटपुट में क्या आएगा, थर्सडे आएगा। अगर हम ब्रेक यूज नहीं करते तो थर्सडे के बाद ये फ्राइडे भी प्रिंट करता, सैटरडे भी करता, संडे भी करता। अगर आपने ब्रेक यूज नहीं किया तो, अब आपने ब्रेक यूज किया है तो ये थर्सडे को प्रिंट करेगा एंड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक। लूप के अंदर क्या करते हैं, आप अपने स्टेटमेंट को क्या करते हो, रिपीटेड ऑर्डर में यहाँ पे लूपिंग चलाते हो। एक स्टेटमेंट अगर आपको बार बार यहाँ पे लूप चलाना है सिमिलर, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। फॉर लूप और व्हाइल लूप ये दोनों क्या है, सेम से ही है, दोनों एंट्री लूप है, ठीक है। एंड डू व्हाइल क्या होता है, आपका एग्जिट लूप होता है। अगर आपको पता है कि आपका प्रोग्राम आप कितने टाइम रिपीट करना चाहते हो, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप को यूज करेंगे। देखो सिंटेक्स क्या रहेगा, फॉर, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, देन ये एक एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक फॉर ईच लूप भी होता है जो इस तरह से लिखा जाता है, फॉर टाइप वेरिएबल नेम कोलन अरे नेम। फॉर एंड फॉर ईच लूप में क्या डिफरेंस होता है, फॉर ईच के अंदर आप यहाँ पे एरे यूज करते हो, एरे को यूज करते हो, एंड इसके अंदर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं देना होता जैसे कि हमें फॉर लूप में देना होता है। उसके बाद है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर आपको नहीं पता कि आपका प्रोग्राम आप कितने टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हो, तब हम जनरली व्हाइल लूप यूज करते हैं। अगर आपको पता है आपका प्रोग्राम आप कितने टाइम एग्जीक्यूट करोगे, रिपीट करोगे, तो आप फॉर लूप यूज करोगे। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों ही क्या है, आपके एंट्री कंट्रोल्ड लूप। व्हाइल कंडीशन, ठीक है, इस तरह से ये क्या आपका एक प्रोग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे। देन हमारा डू व्हाइल लूप है, डू व्हाइल आपका एग्जिट लूप होता है, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। सबसे पहले डू करली ब्रैकेट, स्टेटमेंट, व्हाइल, कंडीशन, सेमीकोलन। ये क्या करेगा, अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स भी है तो भी स्टेटमेंट एक बार तो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। जंप स्टेटमेंट, जंप के अंदर एक आती है ब्रेक, जैसे ब्रेक का एक मैंने आपको स्विच के अंदर भी बताया कैसे यूज करते हैं। ब्रेक को हम फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप के अंदर भी यूज करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट आपको उस पर्टिकुलर लूप से क्या ले आता है, बाहर ले आता है, या फिर स्विच से भी बाहर ले आता है, ठीक है। एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगी, कंटिन्यू क्या होता है कि कंटिन्यू, जैसे यहाँ पे आपने कंटिन्यू लिख दिया तो उस पर्टिकुलर पोर्शन को क्या कर देगी, स्किप कर देगी, एंड बाकी के पार्ट को क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। ब्रेक क्या करेगा, पूरे लूप से बाहर ले आता है, एंड कंटिन्यू क्या करती है, उस स्पेसिफिक पोर्शन को स्किप करती है। फिर आते हैं जावा मेथड्स, या फिर फंक्शन भी बोल देते हैं। मेथड्स या फंक्शन क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे यूज किए जाते हैं। एंड मेथड्स का
एडवांटेज क्या होता है कि आप इस कोड को रीयूज कर सकते हो एंड इजिली मॉडिफाई कर सकते हो। मेथड डिक्लेरेशन, एक मेथड को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा, तो जो मेथड है वो हमेशा क्लास के अंदर होगा एंड उसमें क्या होगी, मेथड नेम होगा और पैरेंथेसिस होगी। तो यहाँ पे देखो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, इंट आपका रिटर्न टाइप है, मेथड नेम क्या रहेगा, सम हो गया यहाँ पे, एंड पैरेंथेसिस है, इसके अंदर अगर आपको कोई पैरामीटर पास करने हैं तो पैरामीटर पास कर सकते हो, अगर नहीं करने तो यहाँ पे ऑप्शनल रहता है ये। उसके बाद ये करली ब्रैकेट स्टार्ट है एंड देन यहाँ पे जो भी मेथड के अंदर आप स्टेटमेंट डालना चाहते हो वो स्टेटमेंट आएगी। तो ये क्या होता है, मेथड इस तरह से हम क्रिएट करते हैं। एक्सेस स्पेसिफाइड 4 टाइप्स के, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, फर्स्ट है पब्लिक, सेकंड है प्राइवेट, थर्ड है प्रोटेक्टेड, फोर्थ है आपका डिफॉल्ट। पब्लिक का मतलब उस फंक्शन को कोई भी यूज कर सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि वो मेथड केवल उसी क्लास के अंदर यूज होगा जिसके अंदर वो डिफाइन किया गया है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है कि वो फंक्शन कहाँ पे यूज हो सकता है, सेम पैकेज के अंदर यूज हो सकता है। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमने डिफॉल्ट यहाँ पे दिया मतलब कि डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आपने कोई भी स्पेसिफायर यहाँ पे यूज नहीं किया है, तब क्या होगा, वो डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आपका क्या होता है, वो सेम पैकेज के अंदर विजिबल होगा। रिटर्न टाइप होती है कि वो किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है तो वॉइड। देन एक मेथड नेम आपको देना है, पैरामीटर पास करने ऑप्शनल होता है। एक आता है मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, जब एक ही फंक्शन, एक ही नाम से आप कई फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसे क्या कहते हैं, मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मेरा, अब यहाँ पे देखो कि माई मेथड एंड माई मेथड, फंक्शन नेम क्या है, सेम है, लेकिन जो पैरामीटर पास हुए हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये क्या होती है, मेथड ओवरलोडिंग होती है। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि सेम फंक्शन नेम विद डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे भी एक थर्ड फंक्शन है जिसमें डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, रिटर्न टाइप भी डिफरेंट है, लेकिन ये ऑप्शनल है। रिटर्न टाइप सेम भी हो सकती है लेकिन पैरामीटर क्या रहेंगे, यहाँ पे डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये होती है मेथड ओवरलोडिंग होती है। ये मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ पे मेथड प्री डिफाइंड भी होते हैं, यूजर डिफाइंड भी होते हैं। प्री डिफाइंड का मतलब जो जावा के अंदर पहले से बनाए गए हैं, जैसे लेंथ फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, वो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड जो यूजर खुद क्रिएट करता है, प्रोग्रामर क्रिएट करता है, वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक एडिशन फंक्शन क्रिएट किया गया है, ये एडिशन एक क्लास है। ठीक है, एडिशन क्या है, एक क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, सी, यहाँ पे एक ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब ये ऐड फंक्शन कहां पर क्रिएट हुआ है, ये ऐड फंक्शन यहाँ पे देखो बाहर हमने क्रिएट किया है, पब्लिक स्टैटिक इंट ऐड इंट n1 n2। तो यहाँ पे ये इसकी स्टेटमेंट है, ये क्या हो गया, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हो गया। तो ये क्या था, जो बेसिक जावा होती है ना, जावा के जो बेसिक बातें होती है जो हमें पता होनी चाहिए अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जाम हमारा आने वाला है कि हमें एक ओवरव्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एडवांस जावा के बारे में बात करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना, कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। ओके, आज के लिए इतना ही, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, थैंक यू।